दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस B1 B2 वीजा के टॉप 10 क्वेश्चंस, दोस्तों क्वेश्चंस और आंसर्स। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर भी बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। अगर ये 10 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर पाए अपने आप से, आपका वीजा अप्रूव होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मेरा मतलब है कि आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन लेने के पहले बता दूं कि ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। दोस्तों ये लागू होगा B1 B2 वीजा के लिए, दोस्तों दोनों के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए। B1 B2 आके विजिट वीजा होता है, उसके अंदर सब कैटेगरी B1 बिजनेस वीजा होता है, B2 टूरिज्म वीजा होता है, ठीक है। लेकिन ये अलग होगा दोनों के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही तरीके से दे दिया तो आपका आधा काम हो जाएगा, 50% अप्रूवल हो जाएगा उस तरह। बाकी के सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जब आप वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट, आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, आपको रियलिस्टिक सच आंसर बताना पड़ेगा। जो आपका सही मकसद है, सही जो पर्पस ऑफ विजिट है वही देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करना है तो बताना पड़ेगा कि मैं इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ यूएस में, इस कंपनी में या फिर इस क्लाइंट को मिलने के लिए मैं इतने दिन के लिए जाके आ रहा हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे ही बताना पड़ेगा कि देखिए मैं कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को यूएसए एक बार देखना है लाइफ में, तो ये इस फलाना 2-4 जगह घूमने के लिए जा रहा हूँ। और ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हम वेकेशन पे जाना चाहते हैं साथ में और यूएसए घूमना चाहते हैं। आशा है कि मतलब हमने ऑलरेडी कुछ कंट्रीज घूम चुके हैं लेकिन इस बार यूएसए घूमना चाहते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड को या मेरे पत्नी को यूएसए एक बार देखना चाहती है तो मैं दिखाना चाहता हूँ। या फिर यूएस में मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं, मेरे को जाके मिलना है एक बार। या फिर मेरा बेटा रहता है यूएस में और बेटे ने बुलाया है, मैं बेटे को मिल के आना चाहता हूँ, थोड़ा समय उनके साथ बिता के आना चाहता हूँ। या फिर मेरा बेटा यूएस में पढ़ रहा है तो उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं भाग लेना चाहता हूँ। दोस्तों ये मैं थोड़ा सा जनरल आंसर दिया B1 B2 वीजा पर्पस के लिए। आप अपना जो पर्पस है वही देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा, जो पर्पस ऑफ विजिट कहते हैं ये एक वर्ड में मत देना आंसर कि मैं किस लिए जाना चाहते हो, और ये पर्पस ऑफ विजिट फॉर टूरिज्म या फिर फॉर मीटिंग, ऐसा मत देना। छोटा सा बैकग्राउंड देके एक्सप्लेन करके देना, 2-4 लाइन में देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू, व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट इज योर जॉब। आप यहाँ पे क्या करते हैं? दो चीज़ होता है। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो बताना पड़ेगा कि मैं इस फलाने कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा डेजिग्नेशन ये है और मेरा रोल ये है। सिर्फ ये मत कहना कि मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ। एग्जाम्पल, मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ और मैं 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरा सैलरी इतना है और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जैसे कि मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं और मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता हूँ और फाइनेंशियल रिपोर्ट में टॉप मैनेजमेंट को भेजना है। इस तरह से देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करें तो बोलना पड़ेगा कि मेरा XYZ आइटम्स का बिजनेस है और मेरा कंपनी का नाम ये है, XYZ है, और हमारे कंपनी में 10 लोग काम करते हैं या फिर 50 लोग काम करते हैं और एक कंपनी इतने साल से है, जैसे कि 4-5 साल से है, और हमारे कंपनी में इस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनते हैं, ठीक है। और ये भी याद कर सकते हैं कि हमारे क्लाइंट्स XYZ जगह पे है। मैं 4-5 लाइन दे रहा हूँ लेकिन आपको 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन पिकअप करना पड़ेगा। नो वन वर्ड आंसर्स, ठीक है। मैं दोनों का आंसर दे दिया, जॉब के लिए भी या फिर बिजनेस के लिए भी। ओके, थर्ड क्वेश्चन आएगा दोस्तों। Who will be funding this trip? ओके दोस्तों, यहाँ पे ये फंडिंग का जवाब तब आता है जब आप बिजनेस वीजा के लिए जाते हैं, राइट। किसी क्लाइंट को मिलने के लिए या फिर किसी मीटिंग के लिए। वो देखना चाहते हैं कि मतलब आप खुद फंड कर रहे हैं या फिर आप खुद अपने मन से जा रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट ने बुलाया या फिर कोई कंपनी भेज रहा है इंडिया से ही। इसलिए जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं इंडिया में और वो कंपनी बोलता है कि जाओ हमारे दूसरे कंपनी में जाओ, कोई मीटिंग है या फिर क्लाइंट से मिलने के लिए आओ, तो ऑब्वियसली इंडियन कंपनी पे करेगा। तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा कि मैं इंडियन कंपनी XYZ विल बी फंडिंग, मेरा इंडियन कंपनी फंड करेंगे क्योंकि कंपनी भेज रहा है
क्लाइंट को मिलने के लिए। और कुछ केसेस में क्या होता है कि आप खुद जाते हो, राइट? आप खुद किसी कॉन्फ्रेंस के लिए वगैरह जाते हो ढूंढ के, किसी आपके बिजनेस के लिए या फिर कुछ के लिए या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो इस केस में बोलना पड़ेगा, देखिए ये कॉन्फ्रेंस है, इस तरह का कॉन्फ्रेंस है, मेरे लिए हेल्प होगा, मेरे करियर में हेल्प होगा, मेरे लाइफ में हेल्प होगा, इसलिए जा रहा हूँ, मैं खुद इसका खर्चा उठाऊंगा और मेरा ये बिजनेस है, ये जॉब है, मैं इतना कमा रहा हूँ। देखिए अगर कंपनी का फंडिंग है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन आप कहते हैं कि आप खुद फंड करोगे तो आपको फाइनेंशियल भी बताना पड़ेगा कि आप सक्षम हो, आप कैपेबल हो कि आप उन्हें वो खर्चा उठा सके। एग्जांपल, आप जॉब कर रहे हैं और सालाना 10 लाख रुपए कमा रहे हैं या फिर 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट आ रहा है 15-20 लाख रुपया पर आनम या फिर 10 लाख रुपए पर आनम। मतलब इनकम अराउंड दिखाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे उनको पता लगे कि आप कैपेबल है ये खर्चा उठाने के लिए। और कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे लोग, बेटा या बेटी यूएस में रहते हैं और वो माता पिता को बुलाते हैं, तो उस केसेस में बोल सकते हैं कि देखिए मेरा बेटा खर्चा उठाएगा, मेरा बेटा मेरे को बुला रहा है या फिर बेटी मेरे को बुला रही है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यानी कि भाई या बहन होते हैं यहाँ पे, सगे भाई बहन, वो वहाँ पे जॉब करते होंगे या कुछ भी होंगे, वर्क परमिट पे या फिर सिटीजन भी हो सकते हैं, कभी कभी हुआ है। और यहाँ पे जो भाई बहन इंडिया में वो मिलने के लिए जा रहे हैं, इसमें दो चीज़ हो सकता है। हो सकता है कि आप खुद फंड करो, या फिर ये हो सकता है कि भाई बुला रहे हैं, बहन बुला रही है, वो खुद बहुत साल हो गया तो वो खर्चा उठा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पे खर्चा कौन उठाएगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट रखना कि जब वो खर्चा वो उठाएंगे, बोलेंगे, वो एनालाइज करेंगे कि क्यों उठाना चाहते हैं। देखिए भाई बहन है, बेटा है, माता पिता को बुला रहे, लॉजिक है। अगर कोई ऐसा बुला रहे हैं मतलब किसी कारण के लिए बुला रहे हैं, मतलब कोई काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो अलाउड नहीं है इस कैटेगरी पे। उसी तरह अगर बोलेंगे कि मेरा क्लाइंट बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो मेरा क्लाइंट खर्चा उठाएगा, वो सोच में पड़ेंगे कि क्लाइंट क्यों खर्चा उठाएगा, क्या क्लाइंट की जगह पे आप जाके काम वाम करोगे? इसलिए क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर आपको आंसर देना पड़ेगा क्यों उठाएंगे। अगर आप खर्चा उठाएंगे क्यों उठाएंगे, या आपका कंपनी खर्चा उठाएगा तो क्यों उठाएगा, या आपके रिलेटिव्स जो इस यूएस में खर्चा उठाएंगे तो क्यों उठाएंगे। और दोस्तों इसमें मैं खर्चा की बात कर रहा हूँ तो एक छोटा सा मिथ है जो लोगों के मन में, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। स्पॉन्सरशिप, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, मेरे को नोट कर लूँगा, आज स्पॉन्सरशिप का एक वीडियो बनाऊंगा। B1 B2 वीज़ा में स्पॉन्सरशिप नामक का कोई चीज़ नहीं होता दोस्तों। स्पॉन्सरशिप यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी यूएस से आपको बुलाता है वो इंडemnity देता है, वो गारंटी लेता है कि मैं इस फलाना बंदे को स्पॉन्सर करूंगा, इसका खर्चा जो जितने दिन, जितने साल, जितना टाइम यूएस में रहेगा मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, सब उन्हें देखभाल मैं करूंगा, आई विल टेक द गारंटी। वो होता है स्पॉन्सरशिप। किस चीज़ में होता है स्पॉन्सरशिप? अगर क्या बोलते हैं, कोई कंपनी आपको जॉब दे रहा है, वर्क परमिट दे रहा है, 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2-3 साल का जॉब होता है, उतने साल के लिए सब स्पॉन्सरशिप देता है। या फिर क्लोज रिलेटिव जो होता है वो परमानेंटली बुरा है। इमिग्रेंट वीज़ा में, नॉन इमिग्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, B1 B2 वीज़ा नॉन इमिग्रेंट होता है। जो परमानेंटली इमिग्रेंट वीज़ा पे बुला रहा है, फैमिली वीज़ा पे बुला रहा है, और वो देंगे कि स्पॉन्सरशिप ये मैं बुला रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार है और मैं खर्चा उठाऊंगा, मैं देख रेख करूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, वो होता है स्पॉन्सरशिप। यह नहीं कि B1 B2 वीज़ा में सिर्फ 2-3 दिन रहने के लिए जाएंगे, 2-3 हफ्ता रहने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए या फिर किसी से मिलने के लिए, उसका स्पॉन्सरशिप ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, इनविटेशन लेटर ले सकते हैं कि देखिए मैं फलाना मेरे रिश्तेदार को या किसी को बुला रहा हो और इतने दिन मेरे घर पर रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ये एयर टिकट का हो जाए, खाना पीने का हो जाए, रहना तो घर में है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लाइट का टिकट वो खुद दे रहे हैं, आप खुद दे रहे हो, और जो यूएस में है आपके रिश्तेदार वो रहने का, खाने का इंतजाम करेंगे। वो इस तरह होता है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो बताना है। कुछ स्पॉन्सरशिप लेटर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि B1 B2 वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर लेके आएंगे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। B1 B2 वीज़ा अप्रूव होने के लिए आपको सिर्फ सच बताना पड़ेगा, पर्पस ऑफ विजिट 100% जेन्युइन होना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ कि पर्पस ऑफ विजिट 100% जेन्युइन, ये वीज़ा होता है सिर्फ विजिट के लिए होता है, जाके 2-4 दिन अपना विजिट करके किसी को मिल के मीटिंग करके वापस आना है, घूम के वापस आना है, ना कि वहाँ पर रहना है सालों महीनों, ना कि वहाँ पे जॉब करना है। ये इलीगल है, अलाउड नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो सीख लो, बता रहा हूँ। अगर पता है तो ऐसा मत करना। सवाल दोस्तों, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएसए? दोस्तों ये जब क्वेश्चन आता है
तो आपको आंसर करना पड़ेगा क्लोज रिलेटिव, जैसे कि आपके माता पिता, सगे भाई बहन वगैरह वगैरह। अगर आपके कोई दूर का रिश्तेदार है वगैरह वगैरह जो आप जानते भी नहीं है, जानते भी तो हाई हेलो जानते हैं माँ के जरिए, मतलब आई मीन लॉन्ग रिलेशन, वो बताने की जरूरत नहीं, कोई लेना देना भी नहीं है। ये अगर रिश्तेदार की बात पूछे तो, लेकिन बताना जरूर, छुपाना मत, ना नहीं बोलना, क्योंकि उनके पास रिगार्ड होता है, जब आप बोलेंगे पकड़ लेते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी लिखना BS 160 में सच लिखना है और बताना भी सच बताना है। कभी कभी क्या होता है कि आप BS 160 में लिखना भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब सवाल करते हैं तब बोलना ही पड़ेगा। आपको ये मत बोलना कि हाँ मैंने BS 160 में लिखा नहीं, तब इधर ही मैं नहीं बोलूँगा, बच जाऊँगा, ऐसा नहीं है। सच बताना है। हाँ, अगर वो पूछ ले कि देखिए आपने बोला लेकिन BS 160 में नहीं है, बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं भूल गया था, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन सच बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में मैं देखा हूँ कि डू यू हैव एनीवन इन US, आपका कोई रहता है क्या, क्या आप किसी को जानते हो US में? तब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बताना पड़ेगा कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव है, हाँ ये फलाना फलाना रिलेटिव है, इतने साल से रह रहा है इस वीज़ा पे और ये जॉब वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं। या फिर मेरा दोस्त US में इधर उस जगह पे रहता है, फलाना जगह पे, यहाँ पे जॉब करता है, इतने साल से है, ये बता सकते हैं। उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी 90% केसेस आता है कि आपके कोई रिलेटिव्स है या नहीं। 10% केसेस में आपका कोई US में है या नहीं, तब बताना पड़ेगा। जो कज़न हो या दूर का रिश्तेदार हो या फ्रेंड हो, जो भी है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, रिलेटिव्स ही मायने रखता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं इंडिया में, आप वो जॉब कितने साल से कर रहे हैं इस कंपनी में, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं। तो इसमें सोच समझ के जवाब देना। देखिए अगर आप 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं या फिर 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो बताना कि हाँ इतने साल से बिजनेस कर रहा है वगैरह वगैरह। अगर सोच लीजिए कि आप जॉब रिसेंटली उस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं 1 साल से, या फिर बिजनेस अभी भी शुरू हुआ है 1-1.5 साल 2 साल हुआ है, तब ये मत बोलना कि मैं 1 साल से जॉब कर रहा हूँ इस कंपनी में, या फिर ये भी मत बोलना कि बिजनेस में 2 साल से कर रहा हूँ या 1 साल से कर रहा हूँ। दोस्तों ये कोशिश करना। देखिए मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको झूठ बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, लेकिन जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो तो बोलिए। आप लोग आधे लोग तो भूल ही जाते हो जो है। एग्जाम्पल, आप 1 साल से एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि टेन्योर कम है, 1 साल से काम कर रहे हो तो थोड़ा वेटेज कम हो जाता है, राइट। वो उनको लग सकता है कि आप वापस ना आए, राइट। अगर 4-5 साल से कंपनी में कर रहे हैं तो स्टेबल जॉब है, अच्छा सैलरी है और आप अच्छा चल रहा है आपका, तो सेट हो चुके हो, तो आप वापस आ सकते हो। इसीलिए मैं पॉइंट पर वापस आता हूँ। आप किसी एक कंपनी में 1 साल से काम कर रहे हैं तो आंसर कैसे देना चाहिए? ऐसा मत देना कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, नहीं। आपको इस तरह देना चाहिए कि अगर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस 5 या 10 साल है, ऐसा दीजिए कि देखिए सर मैं इस कंपनी में 1 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इस इंडस्ट्री में टोटल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है। या फिर मैं इस बिजनेस में 1 साल से हूँ, अभी रिसेंटली शुरू किया है, लेकिन इस इंडस्ट्री में मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब ये बिजनेस शुरू करने के पहले मैं 9 साल हर जगह काम कर चुका हूँ, या फिर ये बिजनेस शुरू करने के पहले मैंने और भी बिजनेस किए हैं, या फिर इसी तरह का बिजनेस दूसरा लोकेलिटी में जो भी पहले भी किया हूँ। मतलब आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा, ओवरऑल मतलब जो बिजनेस का टेन्योर भी वो बताना पड़ेगा। अगर आप नए हो, अभी आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है नहीं, बस 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, मतलब आप कॉलेज आउट हो, अभी भी रिसेंटली आए हो, आपको थोड़ा सा US वीज़ा मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ओपनली बता रहा हूँ, झूठ मूठ का नहीं बोलूँगा कि मतलब आप अप्लाई कीजिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर्स है, जो कॉलेज आउट है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी वीज़ा मिला है। क्यों? जेन्युइनिटी क्या बोलते हैं, पर्पस ऑफ विजिट। आप किसी कंपनी में जाते हो और मान लीजिए कि आप फर्स्ट कॉलेज से डायरेक्टली कंपनी में जा रहे हो, 1 साल से काम कर रहे हो, वहाँ पे जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, और कंपनी बोलता है कि आपको US जाना पड़ेगा फलाना क्लाइंट के पास या फलाना कंपनी के पास या फिर हमारे खुद के कंपनी के पास इंटरनल ट्रेनिंग के लिए, ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो उस केसेस में कंपनी भेजेगा और आप जब कॉन्सुलेट ऑफिसर को समझाओगे वो भी समझ जाते हैं और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है आपकी जॉब के लिए। उसी तरह अगर बिजनेस शुरू किया आपने 1 साल से और कॉन्क्रीट बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, और आप कन्विंस कर पाए कि US वीज़ा ऑफिसर को कि देखिए मैं इस तरह का बिजनेस किया हूँ, इस तरह बिजनेस के रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है US में, वहाँ पे मैं अटेंड करना चाहता हूँ, इससे मेरे बिजनेस को फ़ायदा होगा, मेरे को क्लाइंट्स मिलेंगे या फिर यहाँ पे नॉलेज मिलेगा,
वहाँ से होने के बाद यहाँ पे वो नॉलेज मैं इम्प्लीमेंट करूँगा या फिर वो टेक्निक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, वो कन्विंस कर पाए तो आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। ये कतई नहीं कि आपका 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है, जॉब का एक्सपीरियंस है, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, ऐसा होता नहीं है। केस बाय केस बेसिस, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं आपके केस को, ठीक है दोस्तों। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कुछ लोग, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को मुश्किल होता होगा सोचने के लिए इतना सारा और इस तरह से। अगर ऐसा है, मुश्किल है, तो आप मेरे को ईमेल कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मतलब सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, जितना हो सके मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में अगर देखिए, ये आपका इंटरव्यू के लिए इस चैनल पे जो भी वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देख के आप अपना तैयारी खुद कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जेन्युइन है तो फिर भी आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, तो हो सके तो मैं आपकी हेल्प करूँगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल दोस्तों, आर यू मैरिड? क्या आप शादीशुदा हैं? या फिर वो पूछेंगे कि क्या कितने बच्चे हैं आपके। कुछ लोग गलती से क्या करते हैं कि सीधा बोलते हैं नो आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं है, न मेरे बच्चे नहीं है। ऐसा नहीं करना, मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ, थोड़ा क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन के साथ देना पड़ेगा। ये एक वर्ड का आंसर देना मत। अगर क्वेश्चन है कि क्या आप मैरिड है, वो बोलना पड़ेगा कि अगर सच में आप मैरिड नहीं है, जैसे कि कॉलेज आउट है, जैसे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, बोलना कि नहीं अभी मैरिड नहीं हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है कंपनी, करियर शुरू किया है, हाँ 2-4 साल के बाद ट्राई करेंगे, अभी तो मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ। स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना पड़ेगा, राइट। अगर आपका एज 25 क्रॉस हो गया, 25 to 30 या 35 के अंदर है, तो मतलब बोलना पड़ेगा आपको इस तरह जवाब देने के, देखिए नहीं आई एम नॉट मैरिड, मेरा शादी नहीं हुआ है और मैं ढूंढ रहे हैं, मेरे माता पिता भी ढूंढ रहे हैं घर में, जैसे ही परफेक्ट मैच, जैसे मेरे को सूटेबल मैच मिल जाएगा जल्द कर देंगे, हो सकता है कि इसी साल। आपको कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली जवाब देना पड़ेगा, राइट। अगर आपका मन ही नहीं है शादी करने में, तो ऐसा भी दे सकते हैं कि देखिए हाँ मैं एक्चुअली शादी नहीं किया हूँ और मैं टोटली करियर में फोकस किया हूँ, अभी मेरा कोई शादी का ख्याल नहीं है, अगर फ्यूचर में देखेंगे। एक्सपीरियंस के साथ आपको क्लियर इंटेंशन देना पड़ेगा। अगर आप शादी नहीं किए हैं, आपकी गलती नहीं है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ऐसा भी केस हो सकता है किसी केस में कि आपका शादी नहीं हुआ है लेकिन आपका फैमिली ढूंढ रहे, पर मैच नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए नहीं आई एम नॉट मैरिड, मेरा शादी नहीं हुआ है, बस मेरे पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, सो बहुत दिनों से ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि भगवान करे कि इस साल मिल जाए और हो जाए बहुत जल्द। तो आपको पॉजिटिवली आंसर देना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका नेगेटिव आंसर हो सकता है, उसमें भी आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा। नो नेगेटिव आंसर्स। अगर आपने नेगेटिव आंसर दिया तो मतलब नेगेटिव हो सकता है आपके अप्रूवल प्रोसेस में। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितने भी सिंगल है जो शादी नहीं हुआ है, देखिए यंग शादी नहीं हुए हैं उनको तो कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, जो एज हो गए शादी नहीं हुए उनका भी अप्रूव हुआ है। बस आपको प्रेजेंट ठीक तरह से करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव प्रॉपर्टी? क्या आपके पास प्रॉपर्टी है? इसमें देखिए दोस्तों, एक तो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, उस केसेस में बोलना पड़ेगा देखिए अभी प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लेने के लिए, अभी भी मैंने करियर शुरू किया है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ हो, बोलना पड़ेगा देखिए हाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है अपने पेरेंट्स के नाम पे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए हाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे तो नहीं है लेकिन पेरेंट्स के नाम पे है, और मैं अकेली लड़की हूँ, अकेली बेटी हूँ या अकेला बेटा हूँ। इस तरह पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा, लेकिन सच बताना पड़ेगा। जो भी मैंने बोला कहीं पे आपको लगा झूठ, नहीं सच है। ये नहीं बोला कि जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, झूठ मूठ का मत बोलना कि हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है। डॉक्यूमेंट भी पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, वो पूछे या ना पूछे, लेकिन झूठ है, झूठ नहीं बोलना, सच बताना पड़ेगा। अब सच कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, वो टेक्निक है। जैसे मैंने बोला देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन ये प्लान कर रहा हूँ खरीदने के लिए। अगर आपका प्लान है तो तभी बताना है, नहीं प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है। अगर क्या आपने आपके केस में अगर प्रॉपर्टी खरीदा है, बोलना पड़ेगा हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, इस फलाना जगह में प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है। तो किसी के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होता है, बोलना पड़ेगा हाँ मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, इस जगह पे हम रहते हैं। या फिर किसी का बिजनेस प्रॉपर्टी भी होता है, बोलना पड़ेगा देखिए हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, एक जगह पे वो प्रॉपर्टी है, वहाँ पर रहते हैं, घर है, और मेरा बिजनेस भी है, वो भी मेरा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का भी बताना पड़ेगा। येस और नो में मत बताना, एक्सप्लेन करना। हाँ हो सकता है कि वो बीच में काटे,
कुछ लोगों का ना वो लेंथी आंसर हो तो काट के नेक्स्ट पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन छोटा आंसर मत देना। मैं भी वीडियो डालूंगा बीच में, हो सकता है कि डाला भी होगा, देख लीजिए। एग्जैक्टली जो मैंने कहा है ऐसा ही हुआ है, राइट, और अप्रूव हो चुका है वीडियो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप हर आए दिन पूछते रहते हैं, हैव यू ट्रैवल एनी कंट्री, क्या आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या आप किसी कंट्री में घूमे हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मन से मिथ निकाल दीजिए कि यूएस वीज़ा पाने के लिए, अप्रूव होने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री रहना पड़ेगा, आपको कोई कंट्री घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, कुछ कंट्रीज आपने घूमा है जो प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। आपको मैं बोलूँगा कि ग्रेस मार्क दिया जाता है, यानी कि 100 में से 20 मार्क दे देंगे अप्रूव होने के लिए। पर एक कतई कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने कंट्री घूमा और अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होता। यूएस वीज़ा B1 B2 वीज़ा अप्रूव होने के लिए आपके केस पे, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड होता है, आपके पर्पज ऑफ विजिट पे डिपेंड होता है, ना कि कंट्री के लिए। अगर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और यूएस वीज़ा मिलने के लिए आप ज़बरदस्ती ट्रैवल कर रहे हैं किसी कंट्री में, मत करना। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपना पैसा वेस्ट करोगे, नहीं। अगर यूएस को जाने के जेन्युइन पर्पज से आपको जाना है, सीधा सीधा जाइए, आराम से तैयारी करके जाइए। ट्रैवल करके पैसा खर्चा, टाइम खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, क्योंकि जिसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री, कहीं पे घूमे नहीं, फर्स्ट टाइम में वीज़ा अप्लाई किया यूएस का, उनका अप्रूव हुआ है। तो ये लाइव एग्जांपल है कि मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर है तो प्लस पॉइंट है। बहुत सारे वीडियो भी डाला हूँ मैं जो फीडबैक का, ज़ीरो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अप्रूव है, अभी आगे बढ़ के भी डालूंगा मैं। हाँ, कुछ केसेस में देखा कि 15, 16, 20 कंट्री भी घूमे हैं, फिर भी उनका वीज़ा नहीं मिला। और कुछ केसेस में 1-2 कंट्री में घूमे हैं, नहीं मिला। कुछ केसेस में क्या हुआ, 1-2 कंट्री घूमे, मिला। 0 कंट्री घूमे, उनको भी मिला। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब मैंडेटरी है। नेचुरली किसी काम के लिए आप किसी कंट्री में गए, घूमने के लिए, किसी मिलने के लिए, वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाए तो वेल एंड गुड। एवरीथिंग इज नेचुरल चाहिए, बनाना मत, बनाने से पता लग जाएगा, राइट। सो बी केयरफुल। क्योंकि दोस्तों, जो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, सर बोलते हैं कि सर मैं यूएस के लिए वीज़ा अप्लाई क्यों, बोलिए सर कितने कंट्री घूमो, कहाँ जाऊँ। मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि घूमने की ज़रूरत नहीं, किसने बोला आपको। इसी तरह सवाल आते हैं जो मेरे को गुस्सा आता है, जैसे कि बोलते हैं सर होटल बुकिंग ज़रूरी है, कौन सा होटल बुक करो, मतलब कहाँ पे करो। या फिर बोलते हैं सर टिकट, ये फ्लाइट टिकट ले लूँ क्या। किसने बोला, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो यूएस B1 वीज़ा B2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए या फिर इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, बायोमेट्रिक जो भी है, ना होटल बुकिंग चाहिए आपको, ना एयर टिकट चाहिए, ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। होटल बुकिंग, एयर टिकट तो ना के बराबर। जब वीज़ा नहीं आएगा तो कैसे जाएगा आप लोग, राइट। वीज़ा आने के बाद ही होटल बुक करना है और एयर टिकट लेना है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो इसमें फोर्स मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे, हाउ लॉन्ग यू विल बी इन यूएस। तो पूछेंगे कि आप यूएस में कितने दिन रहोगे। आपको उतना ही दिन बताना पड़ेगा कि जेन्युइनली आपको कितने दिन का काम है उधर। जैसे कि मीटिंग, 1 हफ्ते का मीटिंग है, बोलना पड़ेगा 1 हफ्ता रहूँगा मैं इस मीटिंग के लिए, उसके बाद इंडिया वापस आऊँगा। या फिर बोलना पड़ेगा कि देखिए मैं अपने दोस्त से या अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा है 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के रह के आऊँगा। जो भी है, मतलब सच बताना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लॉजिक मैं दूसरा वर्ड नहीं यूज़ नहीं करूँगा, लॉजिक समझिए। अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो बोलेंगे कि मैं 1 महीना रहूँगा मीटिंग के लिए, कहाँ का, क्या मीटिंग करेंगे आप 1 महीना, राइट। सो इस नॉट लॉजिकल। किसी गलत काम के लिए जा रहे हैं तो फिर आप काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, प्रोडक्शन वर्क करने के लिए, जो अलाउड नहीं है इस कैटेगरी में। या फिर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, बोलेंगे कि मैं 2 महीने के रहूँगा, कैसा होगा किसी से मिलने के लिए 2 महीना, लॉजिकल। या फिर घूमने के लिए जा रहे हो, मैं 1 महीने के लिए घूमूंगा। आपको पता भी है 1 महीने के लिए कितना कास्ट होता है अकेले के लिए, या फिर 2 महीने के लाखों में जाता है। अगर 2 लोग जाओ, 1 महीना रहो वहाँ पे होटल में, और ये 10 लाख 12 लाख से कम नहीं है। तो इतना बड़ा पैसा खर्चा करके कोई जाएगा उस घूमने के लिए। अगर वो मल्टी मिलियनर है, बड़े बिजनेसमैन हो, तो लॉजिक है। हमारे जैसे कॉमन मैन, आपके जो भी कॉमन मैन है, इलॉजिकल है, वहीं पे रिजेक्ट करके भेज देंगे आपको। तो सोच समझ के बोलना। हाँ, कुछ केसेस पे क्या होता है, जैसे बेटा है वहाँ पे, बेटी है, वो अपने माता पिता को बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए मैं 1 महीना रहना चाहती हूँ, कभी कभी 1.5 महीना, वो अलाउ कर देते हैं। मैं देखा हूँ कि अप्रूव हुआ है। 1 मंथ तो एवरेज है मदर के लिए, फादर के लिए 1 मंथ एवरेज है। फादर रिटायर हो तो मदर के लिए बाय डिफॉल्ट 1 मंथ छोड़ते हैं। अगर फादर है रिटायर्ड नहीं है, जॉब कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि 1-2 महीना रहूँगा, उनका फिर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। जॉब छोड़ के रहेंगे क्या यूएस में। तो यूजुअली मैं देखा को मदर को यूजुअली अवलोक कर देते हैं 1 महीना, क्योंकि वो घर है वहाँ पे, सन है, जो भी रिलेटिव है रहते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं,
कि कुछ केसेस में मैं देखा हूँ कि कजन्स को भी वो 1 मंथ अलॉट करते हैं। लेकिन आप जैसे मेरे ऐसे यंग लोग जाएंगे जो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, बोलेंगे कि मैं 1 महीना घूमने के लिए जा रहा हूँ या 1 महीना मैं अपने किसी के रिश्तेदार के फ्रेंड के घर रहने के लिए जा रहा हूँ, इलीगल वो रिजेक्ट करके भेज देंगे। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ B1 B2 कैटेगरी का गाइडलाइंस, B1 B2 वीज़ा के गाइडलाइंस का बता रहा हूँ। आप B1 B2 वीज़ा में वहाँ पे लंबा नहीं रह सकते। आप B1 B2 वीज़ा में आप कोई जॉब नहीं कर सकते, राइट, रेवेन्यू नहीं कमा सकते, राइट। और B1 B2 वीज़ा जब जाते हैं, देखिए सबसे पहले ये मल्टीपल एंट्री है, 10 साल के लिए वैलिडिटी देता है। इसका मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे जाके 10 साल रहेंगे। आप जैसे यूएसए इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको 6 महीने का स्टैंपिंग लगा के भेजते हैं। इसका मतलब यानी कि आप 6 महीना बैठ जाओगे इसके अंदर, इलीगल है, नहीं बैठ, इलीगल नहीं बोलूँगा, इट इज़ नॉट अलाउड, इलीगल तो नहीं बोलूँगा, स्टैंपिंग मार के देते हैं, बट अलाउड नहीं है। 6 महीने करेंगे क्या? बहुत केसेस में देखा हूँ कि एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया है। एक बंदे ने गया कि वो किसी बहन से मिलने के लिए गया था, और वो गया था 2 हफ्ते का प्लान लेके, और इमिग्रेशन पे उतरा, सब लोग देखा कि वो लैंडिंग स्लिप देते हैं, अगर किसी ने कंट्री के बाहर गए तो लैंडिंग स्लिप देते हैं, वहाँ पे लिखना पड़ता है कि कहाँ पे जा रहोगे और कितना दिन के लिए रहोगे। उसने लिख दिया कि 3 महीना। क्यों? क्योंकि अगल बगल लोग 3 महीना 4 महीना लिख रहे, तो मैंने भी 3 महीना रख दिया, वहाँ पे इंट्रोगेशन करके भेज दिया, उधर बैन कर दिया पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए या फिर 5-6 साल के लिए। तो लॉजिकली जो भी करना, लॉजिकली करना, अंधाधुंध किसी को देख के मत करना, और सच करना। B1 B2 वीज़ा का जो गाइडलाइंस है स्ट्रिक्टली फॉलो करता नहीं तो लाइफ लॉन्ग के लिए बैन हो जाओगे। दोस्तों देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं बस आपको केयरफुल करा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सीखना ना सीखना आपके हाथ में है। मैं तो जो भी करूँगा इस चैनल पे एज पर दी गाइडलाइंस, एज पर दी रूल ही आपको समझाऊंगा, आपको भी फॉलो करना है। अगर कोई गलत इंटेंशन के साथ ये इस चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि लास्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट यू विल डू इन यूएसए, आप यूएस में क्या करेंगे। सबको पता है कि B1 B2 वीज़ा विजिट वीज़ा है, टेम्पररी वीज़ा है, उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन समझने के लिए वो पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप क्या क्या करोगे यूएस में, राइट। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कि झूठ भी बोलते हैं ना, इसलिए क्या क्या करेंगे। जैसे आप बोलेगे घूमने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ घूमेंगे, घूमने का आप बोलोगे 2-3 जगह जा रहा हूँ, 1-2 दिन रहूँगा, 1-2 दिन क्या करेंगे। या फिर कोई बंदा जा रहा है कि मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ता क्या करेंगे, पहला दिन, सेकंड दिन, तीसरा दिन क्या करेंगे, 14 दिन क्या करेंगे, क्या क्या करोगे। मीटिंग करेंगे, कैसे करोगे मीटिंग, उस मीटिंग में क्या क्या होगा। देखिए ड्रिल डाउन करते हैं, वो थोड़ा सा अंदर जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ काम वाम करेंगे या नहीं। या फिर आप बोलते हैं कि नहीं मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, इंटरनल ट्रेनिंग के लिए। इंटरनल ट्रेनिंग अलाउड है दोस्तों, देख काम करना अलाउड नहीं है, ट्रेनिंग लेना अलाउड है, ट्रेनिंग देना अलाउड नहीं है। आप ट्रेनिंग दे नहीं सकते क्योंकि वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग देके पैसा नहीं ले सकते। देखिए कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में देख रहा हूँ, ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे नॉन रेवेन्यू का, मतलब नॉलेज शेयरिंग की तरह देते हैं, वो अलाउड है। लेकिन 99% ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं यूएस, राइट। कुछ भी ट्रेनिंग है, सर्विस का ट्रेनिंग हो, यानी कि यहाँ से नॉलेज शेयरिंग हो, ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, कंपनी का जो इंटरनल ट्रेनिंग है वो लेने के लिए जाते हैं, वो अलाउड है। अब बोलोगे आप 2 हफ्ता ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ या फिर 1 महीना में इंटरनल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या क्या ट्रेनिंग, वो पूछेंगे क्या ट्रेनिंग करोगे, 1 महीना कैसे होता है ट्रेनिंग, आप उस ट्रेनिंग में क्या क्या करोगे, वो भी जानने के लिए क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्लियरली माइंड में प्लान करके जाना पड़ेगा कि भाई आप यूएस में क्या करोगे। ये सबके लिए लागू होता है, भले आप किससे मिलने के लिए जाओ या फिर कोई सेमिनार के लिए जाओ, कोई मीटिंग के लिए जाओ या फिर कोई इंटरनल ट्रेनिंग के लिए जाओ, आपको क्लियरली रहना पड़ेगा माइंड में कि आप क्यों जा रहे हो यूएस, क्या क्या करोगे। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और बहुत सारे लोगों ने समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी समझ सकता हूँ कि इतना आसान नहीं है B1 B2 वीज़ा का गाइडलाइन समझना। अगर आप एकदम समझ जाते तो ये वीडियो नहीं देखते और आप मेरे पास नहीं आते। आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैं आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, आशा करता हूँ कि आपको हेल्प हुआ होगा। और भी वीडियो से आप देख सकते हैं चैनल पे, और किसी एक को भी ये वीडियो देख के हेल्प होता है तो मेरे को खुशी होगी। मेरे को लगातार इतनी ईमेल आते हैं, मैं वो ईमेल डाल के स्क्रीनशॉट लेके डालने की, वीडियो बना के दिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, किसी को मैं प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मैं खुश हूँ। बहुत सारे ईमेल आता है, सर मैंने आपका वीडियो देखा, खुद मैंने अप्लाई किया, मैंने आपका वीडियो देखा, खुद मैंने स्लॉट लिया, मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत नॉलेज, मेरा इंटरव्यू भी अप्रूव हो गया, मैंने आपका वीडियो देखे डॉक्यूमेंट लिस्ट बनाया,
मेरे को खुशी होती है सब सुन के, बस इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आपको मेरी ज़रूरत है, मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू की तैयारी में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो भी यूएसए जाने की तैयारी करे, B1 B2 वीज़ा की तैयारी करे, इंटरव्यू की तैयारी करे, वैसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।